उसको कैसे तोड़े गए, इस बारे में गुरुजी के विचार थे। उन्हीं के विचारों के आधार पर हमारा कार्य वहाँ पे 95 में शुरू हुआ। पुढची स्लाइड। इसका मूल आधार ये था, मैन, मटेरियल और मेथड, कि कारीगरी क्षेत्र में काम करना है, बांस का काम करना है या कोई भी नैसर्गिक मटेरियल का काम करना है, तो मैन पावर, जो स्थानीय जनजाति के साथ में कोरकू, गोंड, भिलाला और गवली, ये 4 समुदायों के साथ में हम लोग काम करते हैं। और बसोड़ जो परंपरागत कारीगर है मेलघाट के, उनके साथ में भी काम करते हैं। बांस ये मटेरियल के साथ में काम करते हैं। और ये काम करने की जो पद्धति है, तो छोटे छोटे गांव में हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे बिजली वगैरह नहीं होती है, तो उसको बड़ी मशीन में काम न करते हुए हाथ से ज्यादा काम होता है। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो वहाँ के लोगों का जीवन यापन बांस के द्वारा चलता है। और उसी आधार पर जो परंपरागत डिजाइन्स बनाते थे, उसको कुछ नया रूप देकर हम लोगों ने लोगों को अच्छा रोजगार मिले उसके द्वारा, इसका प्रयास किया है। पुढे जाओ। ये कुछ ये चित्र है वहाँ के जनजाति इसके। गणेश, मुझे लगता है आप सामने आके इसमें के वस्तु दिखा दो। ये आपको लगेगा क्या छोटे छोटे वस्तु लेकर आए हैं, पर हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि हम बहुत ही इंटीरियर गांव में रहते हैं, तो छोटी छोटी वस्तुएं हम बांस की बनाते हैं, जिसका, और ये शहर के मार्केट के लिए बनाते हैं। तो ये बिकता है, अलग अलग है। छोटे कारागार, ये 4 सालों से ये हर एक इसका जो दंडगोल हम इसको बोलते हैं, ये हर एक महिला ने घर में बनाए हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि त्योहारों को लेके हम लोग काम करते हैं। और इंटीरियर में है, लोग अपने घरों में बनाते, फिर इसको लाके देते और इसको बेचा जाता है। ये इस तरह के बहुत छोटे आइटम्स, जो कान के ईयर रिंग्स है, हेयर क्लिप्स है, इस तरह के भी महिलाएं घर में बनाती है और जिसको बाद में बेचा जाता है। साथ ही साथ हम लोग राखियां भी बनाते बांस की, तो जिसका बड़ा मार्केट है। और काफी, यानी मैं ये तिनके तिनके बता रही हूँ, पर ये सब लाखों में हम लोग बेचते हैं। तो ये एक जो मेरे हाथ में ट्रायंगल है, ये भी टोटली अर्बन मार्केट का प्रोडक्ट है। ये डाइनिंग टेबल पर गरम बर्तन रखने के लिए हॉट पॉट स्टैंड है, जो बहुत सारा बिकता है। तो ये अलग अलग प्रकार से, यानी इस साल ये चीजें बेच के 23 लाख रुपीज महिलाओं ने कमाए हैं। और जब ऐसे त्योहार होते हैं, खास करके राखी और दिवाली के त्योहार में महिलाएं जो कमाती है, तो वो कुछ लाखों में होता है। उनकी 1.5 महीने की आमदनी 80 लाख, 83 लाख, 80 हजार, 83 हजार, 44 हजार, 45 हजार, इस तरह की उनकी 2 ढाई महीने की कमाई होती है। तो वो अपने घर के सब काम करके और खेती के काम करके, उसके बाद में वो घर में शाम को टीवी देखते हुए ये सब बनाती है। और उनका काम चलता है। अभी इसके पहले दे चित्र होते थे दाखवा। तो ये इसके पहले, हाँ, ये दिव्यांग कारीगर है। मैं अभी बात वही कर रही थी कि कुछ दिव्यांगों का काम करेंगे ऐसे नहीं सोचा था, पर ये लोग उसमें बहुत अच्छे से, ये हमारे मास्टर ट्रेनर से दोनों, अब उसकी शादी भी, यानी जो बिल्कुल भीख मांगते हुए नजर आते शहर में, ऐसा व्यक्ति है कि जिसके हाथ पैर पूरे वाकड़े हेकड़े हैं। बिल्कुल हाथ यहाँ से ऐसा सीधा नहीं है, गोलाकार है, अष्टवक्र है। तो वो व्यक्ति काम करता है, करीब 17 साल काम करने के बाद में उसको उसकी वाईफ म्हणजे सहचारिणी मिळाली, आणि शी इज ब्लाइंड, वो भी बांस का काम करते हैं, सब अपने पैर पर खड़े हैं। तो ये ऐसे करीब 15 लोग हैं जो दिव्यांग है, और वो ये काम करते हैं। तो हमारा एक कैंपस पूरा अभी उनको डेडिकेट कर रहे हैं। वही लोग वहाँ पे काम करेंगे और वही काम उनको सब चीजों को संभालेंगे। पुढे जाऊ दे, अजून पुढे जाऊ दे, वेळेची मर्यादा। ये महिलाएं गडकरी जी को भी राखी बांधने जाती हर साल। और 2018 में मोदी जी को राखी बांधने गई थी। जो कभी अमरावती भी नहीं देखी है, ऐसी महिलाएं नागपुर में बस से जाके, बाद में विमान से जाके पीएम हाउस तक जाके आई। तो ये एक राखी के तिनके का कमाल है। ये हैंडीक्राफ्ट की बात हो गई। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी तक, यानी हमारे लोगों ने, मैंने तो कुछ नहीं मुझे आता,
2000 से ज्यादा बांस के घर बनाए हैं, जिसमें बाथरूम से लेके स्कूल बिल्डिंग है, रिसोर्ट्स है, और इसके ऑर्डर्स आते हैं। हमारे यहाँ करीब 6 लोग ऐसे हैं मेलघाट में कि जो ये स्वतंत्रता से ऑर्डर लेते हैं और घर बना के देते हैं। तो और उनके हर एक के पास में 8-8 10-10 लोग काम करने वाले भी है। तो ये एक हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया, वहाँ पे भी कार्यकर्ता उसको आगे बढ़ाते हैं और संस्थाएं भी काफी अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे केशव सृष्टि में विक्रमगढ़ में हमने करीब 260 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया था। आज उनका उद्योग वहाँ के कार्यकर्ता बहुत अच्छे से चला रहे हैं। विवेक बाम्बू केंद्र में 6 साल हमारा एक बंदा वहां पे रहा और उसने भी वहां पे पूरा एस्टेब्लिश करके दिया। ऐसा ही कार्य हमने मध्य प्रदेश में 2 संस्थाओं के साथ में किया। वनवास, अभी इसके पहले जो अंबेडकर वनवासी ट्रस्ट का डांग का उदाहरण था, तो बहुत पहले वहां पे भी दिया था। झाबुआ के लोग भी बांस का काम करते हैं, तो शुरू का प्रशिक्षण हमारे यहाँ आके लोगों ने किया था। हेमल का सा और अनेक संस्थाओं के ऐसे आते हैं जो यहाँ पे प्रशिक्षण लेके गए। अभी 29 साल हो गए बांस का ही काम हम लोग करते हैं और इसके द्वारा वहाँ पे काम चलता है। एक छोटी सी बात मैं बोलती हूँ और मेरा वक्तव्य खत्म करती हूँ। वहां पर हम जब रहने गए, तो शुरू में बारिश के दिन थे और कोरकू लोगों के घर में, आदिवासी लोगों के घर में हम लोग रहते थे। और उनका ही घर था, इधर में टट्टा लगा है, इधर में भी बांस का टट्टा लगा है। और वहां पे मैं बीच में अ, खाना बनाती थी। तो दोनों घर के बच्चे छोटे छोटे पूछते रहते थे मुझे कि आमा घरा आमा उरा चूजा उठो, यानी आपके घर में क्या सब्जी बनी है। तो मैं उनको बताती, जो भी बना है वो बताती थी। और फिर उनको पूछती थी कि आमा उरा चूजा उठो, आपके घर में क्या सब्जी बनी है। तो वो बोलते थे उटुका बंद, यानी सब्जी नहीं है। तो ये जो सब हम काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो उनकी थाली में रोटी के साथ में सब्जी दाल चावल मिल सके इसलिए करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर निरुपमा जी। भी इसके पश्चात श्री संतोष ठोमरे, समतोल फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है और विशेषतः संकटग्रस्त बच्चों के उद्धार पुनर्वास, लगभग 48,000 से अधिक बच्चों को उन्होंने फिर से परिवारों से पुनर्मिलन कराया है। तो इस संबंध में श्री संतोष जी। धन्यवाद सर। शुभ संध्या। और मेरे सामने इतने बड़े बड़े और इतने लोग ज्ञानी बैठे, तो मैं क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी समतल का जो कार्य है, किस प्रकार कार्य चल रहा है, उस बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा। उसके पहले हम लोग एक चित्र फिर देखेंगे। उनके सामने होता है भयानक अंधेरा, धूप, सुरक्षा, सम्मान और भविष्य। चारों ओर घना अंधेरा। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म उनका घर बन जाता है। रेल कर्मचारी, पुलिस, ठेकेदार और प्लेटफॉर्म पर पहले से रह रहे बच्चों की लाभ, धुतकार, रैगिंग जीने का एक हिस्सा बन जाता है। कूड़ेदान में पड़ा खाना, रेल के डिब्बे, प्लेटफॉर्म साफ करना और शोषणकर्ताओं से बचकर रहे। कुछ दिनों में प्लास्टिक की बोतलें और कचरा चुन आए पैसों से
इसकी लाठी से बचने के लिए शरीर संवेदनाहीन बनता जाता है। यहीं से पहचान होती है नशीली दवाओं से। वाइटनर सॉल्यूशन या पेन किलर गोलियों की स्ट्रिप पर पैसे खर्च होने लगते हैं। खुश और वर्तमान से दूर नशे में चूर रहना अच्छा लगने लगता है। मुंबई के करीब करीब सभी रेल टर्मिनस पर इतनी ही भयानक दुनिया बसती है, पनपती है, वो भी हम आम इंसानों की नजर के साथ। स्टेशन इलाकों में रात के वक्त होने वाली चोरियां, ड्रग ट्रैफिकिंग और समलिंगी संबंधों में ये नंगी जाने कब फंस जाती है, न इन्हें पता चलता है, न ये रेल स्टेशन के ठेकेदारों को। गांव से आए हुए पांव इस भयानक दलदल में फंसते फंसते चले जाते हैं। हम सफेद पोश संवेदनाहीन आम आदमी इनकी तरफ देखते भी हैं तो कीड़े मकोड़ों की तरह। हमारा इनका जैसे कि आपने देखा कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इसलिए। तो जो मुंबई एक सपनों का शहर है और इस शहर की ओर अपने जो भारत देश है, भारत के हर एक कोने से बच्चे यहाँ पर आते हैं और एक आकर्षण होता है फिल्मी दुनिया का। यहाँ पर जो क्रिकेट है, बहुत सारी जो ऐसी चीजें हैं उसे देखकर बच्चे घर से भागकर आते हैं। और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि एक दो दिन के लिए बस उनकी सपनों की दुनिया होती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही पास में जो पैसा है वो खत्म हो जाता है। सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद उनके पास सवाल रहता है कि आगे क्या है। फिर ये बच्चे स्टेशन पर घूमते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं और ऐसे बच्चों की जिंदगी क्या होती है, एक खत्म होने के कगार पर रहती है। ऐसे समय में समतोल फाउंडेशन ऐसे बच्चों को क्या करती है, ढूंढने का काम करती है। और अपना समतोल फाउंडेशन का स्लाइड दिखाना, मन परिवर्तन केंद्र है, वहां पर उन बच्चों को लाया जाता है और उन बच्चों के साथ काउंसलिंग होती है। उनसे उनके साथ बात की जाती है, बच्चे क्यों भागकर आए हैं, कहाँ से आए हैं, और उनकी पूरी जानकारी लेने के बाद फिर वो बच्चे के परिवार से हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं और उन बच्चों को पुनः अपने परिवार में भेजा जाता है कि कोई बच्चा अनाथ ना बने। यही समतोल फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है कि अभी तक समतोल फाउंडेशन ने 48,000 बच्चों को अपने घर में भेजा है। बहुत से हम लोग जगह पर देखते कि ज्यादा बच्चे यानी ज्यादा काम, लेकिन समतोल फाउंडेशन का उद्देश्य है कि कम बच्चे तभी काम। क्योंकि क्या है कि दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अनाथ है। हर एक बच्चे के अपने पास परिवार है, लेकिन बच्चे की एक एज होती है, वो उम्र में बच्चे क्या होते हैं कि कुछ विचारधाराओं से प्रभावित होकर क्या होते हैं कि अपने घर से, माँ बाप से या बाकी सारी चीजों से क्या होता है कि अपने आपको कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। और वो अलग दिखाने की कोशिश में क्या होता है कि बच्चा घर से दूर जाने की कोशिश करता है। ऐसे ही बच्चों को ढूंढने का काम समतोल करता है। और जैसे कि आज का हमारा विषय है कि बच्चा और कारागिरी, और समतोल फाउंडेशन किस प्रकार बच्चों को फिर आगे काम के लिए बनाता है। तो समतोल का जैसे काम है, स्कूल इन बस, जो वीट भट्टी पर जो बच्चे काम करते हैं, स्कूल नहीं जाते, अपने परिवार के साथ वहां पर आते, उन बच्चों को स्कूल इन बस के द्वारा बच्चों को एजुकेशन में लाया जाता है। जो बच्चे अलग अलग शहरों से मुंबई में आए हैं, उनको मन मन परिवर्तन केंद्र में लाया जाता है और वहां पर बच्चों को अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कंप्यूटर से अपना आटे का चक्की है, मसाला बनाना है, उसके बाद ऑर्गेनिक खेती है। हर एक चीज में बच्चों को क्या किया जाता है कि उनके पास जो कला है उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है और बच्चों को वो कला में निपुण बनाकर एक सक्षम बनाने का काम समतोल फाउंडेशन पिछले 20 साल से कर रहा है। तो इसी प्रकार समतोल हर एक स्टेशन पर समतोल के कार्यकर्ता रहते हैं। हर एक जंक्शन पर मुंबई में लगभग भुसावल तक समतोल फाउंडेशन के कार्यकर्ता हर एक स्टेशन पर है। और जिन जिन शहरों से बच्चे स्टेशन पर आते हैं, उन बच्चों को ढूंढने का काम समतोल करती है और ऐसे बच्चों का काउंसलिंग करके उनको फिर से अपने परिवार में भेजने का काम समतोल फाउंडेशन पिछले 20 साल से करते हैं। थैंक यू।
इसके पश्चात श्री शिरीष जी पटवर्धन पूना में स्वरूप वर्धिनी संस्था के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। लगभग 45 साल मुझे ऐसा लगता है कि हुए होंगे, और मुख्य रूप से शहर की ही अलग अलग बस्तियों में जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, एक दृष्टि से हम सेवा बस्ती झुग्गी बस्ती बोलते हैं, तो उनका टैलेंट ढूंढकर उनको सब समाज के साथ लाने की दृष्टि से जो प्रयास चल रहे हैं, उसकी जानकारी श्री शिरीष पटवर्धन ने दी। नमस्ते। पिछले 47 सालों से पूना में स्वरूप वर्धिनी संस्था का काम चलता है। ये चित्र भारत के सभी शहरों का है। पूना में भी झुग्गी झोपड़ी की संख्या बहुत बड़ी है, और 2020 के एक वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में जो आंकड़ेवारी आई है उसमें लिखा है कि 49% लोग शहरों में बस्ती में रहते हैं। यानी लगभग आधा पॉपुलेशन शहर का झुग्गी झोपड़ी में जब रहता है तो शहर का विकास उनका विचार न करते हुए हो ही नहीं सकता। इन झुग्गी झोपड़ियों में अगर हम झांके तो वहां का एक दृश्य सभी जगह एक जैसा ही है। बस्ती के कोई दादा है, भाई है, जिनका बस्ती पर एक कंट्रोल है, उनकी लीडरशिप है। लेकिन ये दादा भाई होते कौन है? उनके बचपन में अगर हम झांके तो उनमें से कई लोग ऐसे जो बचपन में मेधावी छात्र ही थे, लेकिन संगति बिगड़ गई, संपर्क गलत लोगों से आया और उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। संस्था का जन्म जिन्होंने संस्था को जिन्हें जन्म दिया वो संस्थापक कैलाशवासी केशव पटवर्धन संघ के प्रचारक रहे, और पूना के पूर्व भाग में, पूना शहर के पूर्व भाग में राजा धनराज गिरिजा हाई स्कूल के प्रधानाचार्य थे। उनके मन में एक सवाल था। वो ज्ञान प्रबोधिनी के संस्था के भी कार्यकर्ता थे, जहां मेधावी छात्रों के लिए काम चलता है। जहां वो काम करते थे, नौकरी करते थे, वहां ऐसे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे ही आते थे। तो उनका कहना था, इंटेलिजेंस कैन बी बॉर्न अंडर एनी रूफ। बुद्धिमत्ता किसी भी घर में जन्म ले सकती है, लेकिन ऐसे वातावरण में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका भविष्य क्या? वो कार्यकर्ताओं से बात करते थे। एक वाक्य अनेक बार उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने रखा, इफ यू अटेंड देम इट इज द रियल नेशनल वेल्थ, बट इफ यू डोंट इट मे टर्न आउट टू बी ए नेशनल न्यूसेंस। और यही होता है, ऐसे होनहार बच्चे ढूंढकर उनका विकास हो, इसके लिए अलग प्रयास कोई होता ही नहीं। और ऐसे बच्चे जो उनके सामने आएगा उसे ही पकड़कर आगे चलते हैं, और इससे उनका भी जीवन ध्वस्त होता है और सामाजिक स्वास्थ्य भी ध्वस्त होता है। तो इसी बात को लेकर 1979 में स्वरूप वर्धिनी का काम शुरू हुआ। यह पाठशाला नहीं है, स्कूल नहीं है, पाठशाला के पश्चात चलने वाली ये पाठशाला है। 3 घंटे की शाखा। 12 बच्चों को लेकर काम शुरू हुआ, और आज अभी बताते मुझे गर्व महसूस करता हूं कि जिनको लेकर काम शुरू हुआ उनमें से 10 बच्चे अभी संस्था के न्यासी मंडल के सदस्य हैं। यानी एक सर्कल पूर्ण होना जो होता है, जिनके लिए काम शुरू का वही संस्था भी चला रहे हैं। 1988 में संस्था का भवन बना, और भवन बनने के पश्चात संस्था के अन्य प्रकल्प शुरू हुए, लेकिन काम का मुख्य उद्देश्य वही, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए काम करना। तो भवन बनते समय सर्वेक्षण जो किया था एक बस्ती का, 58% बच्चे ऐसे मिले जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं हुए, उम्र 3 से 5 साल तक। तो संस्था ने तय किया कि चलो शिशुशाला खोलेंगे। पहले 1988 में बोर्ड तो लगा, लेकिन एडमिशन नहीं हुई, और झुग्गी झोपड़ी बस 10 फीट दूरी पे थी। 2 महीने प्रयास करने के बाद 20 बच्चे मिले, क्योंकि हर पेरेंट्स के घर घर जाकर उनको समझाना पड़ा। आज 10,000 से ज्यादा बच्चे
उसी मॉन्टेसरी से आगे गए हैं। जहां पहला बच्चा घर का शिक्षा क्षेत्र में आ रहा था, शिक्षा के दरवाजे पे आया था, आज लगभग सभी घरों में सीखने वाले बच्चे हम देखते हैं। ये बदलाव आ गया है। बच्चा आने के कारण उसकी माँ, उसकी मौसी, उसकी बड़े बहन दरवाजे पे आने लगी बच्चे को लेने घर जाने के लिए और स्कूल छोड़ने के लिए। भवन देखकर उनके मन में आया, बच्चे की व्यवस्था हमारे लिए भी कुछ करें। सभी झुग्गी झोपड़ियों में एक ही वातावरण रहता है। छोटी उम्र में शादी करके महिला आती है, उसका उम्र भी ज्यादा न होते भी उसके 3 4 5 बच्चे होते हैं। खाने वाले ज्यादा, कमाने वाला एक, और वो भी किसी व्यसन में अगर डूब गया तो घर की जो महिला है उसकी समस्या ज्यादा तीव्र होती है, घर कैसे चलाए। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। तो ऐसे महिलाओं ने कहा हमारे लिए कुछ करो। 1990 से सिलाई, बुनाई, असिस्टेंट नर्सिंग, ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स शुरू हो गए। और आप देख पाएंगे कि हर 10 साल में प्रकल्प की संख्या बढ़ती गई। महिलाओं के लिए स्वतंत्र विभाग शुरू हुआ। कम से कम 5,000 युवती या महिला, ऐसे घरों की जहां कोई व्यवस्था नहीं, वातावरण नहीं, प्रोत्साहन देने वाला कोई घर में कोई नहीं, ऐसी महिलाएं असिस्टेंट कोर्स पूरा करके अस्पताल में नौकरी कर रही है। ये संख्या 5,000 से ज्यादा है। घर चलाने वाली महिला बन गई तो घर का चित्र अपने आप बदल जाता है। महिलाओं के कारण परिस्थितियों में बदलाव सैकड़ों घरों में हमने अनुभव किया। तो उद्योग शिक्षा वर्ग के लिए महिला आने लगी, साक्षरता वर्ग के लिए आने लगी, बचत गट फॉर्म हुए, आरोग्य के कोई प्रकल्प चले, स्वतंत्र महिला विभाग खड़ा हुआ। शहरों में तो चित्र, समस्या सभी जगह एक ही है। शहर के बगल में जो छोटे छोटे गांव है उनकी समस्या वो भी हम देखे। ऐसा तय करके 1996 में मोबाइल लैबोरेटरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। स्कूल में जाकर बच्चों को उनके अभ्यासक्रम के प्रयोग उन्हें करने के लिए सुविधा देने का प्रयास शुरू हुआ। और अनुभव आया कि इन बच्चों में सीखने की भूख है लेकिन व्यवस्था नहीं है। 7 8 गांवों में काम शुरू हुआ। आज 150 स्कूल में पुना जिला के लगभग सभी तहसीलों में, कोल्हापुर के कुछ गांव, कोकण के कुछ गांव, सातारा के कुछ गांव, ऐसा काम बढ़ता गया है। अभी 2 3 प्रकार के वहां अभ्यास चलते हैं। जहां कोई व्यवस्था नहीं, वो बेसिक साइंस। जहां स्कूल है, व्यवस्था है, लेबोरेटरी है, वहां टेक्नोलॉजी। फिर वो रोबोटिक साइंस होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी रहेंगी, और बच्चे अत्यंत होनहार है। ये सभी जगह अनुभव है। देहात में पलने वाले युवा एक सपना लेकर शहर आते हैं। पुणे में स्पर्धा परीक्षा केंद्र की एक बड़ी रचना है। गली गली में क्लासेस है, अभ्यासिकाएं चलती है। 3 से 4 लाख युवा महाराष्ट्र के सभी जिलों के आते हैं सपना लेकर। लेकिन आर्थिक जो मर्यादा है उसके कारण फ्रस्ट्रेशन बहुत बच्चों में रहता है, इन युवाओं में रहता है। 2000 साल में संस्था ने इसी में भी काम शुरू किया। स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र, एमपीएससी बेसिकली। 430 बच्चे इस केंद्र के अधिकारी बन चुके हैं। महाराष्ट्र शासन के अलग अलग विभाग में क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर करके वो काम कर रहे हैं। कौन बच्चे हैं? किसान का बेटा है, खेती में मजदूरी करने वाले का बेटा है, घुमंतु समाज की बेटी है। ग्रेजुएशन होने के बाद अधिकार बनने का सपना लेकर आते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं रहती, वातावरण नहीं रहता। ये स्वरूप नहीं दिया, उसके कारण ये केंद्र, उसकी एक पहचान अलग बन गई है। पुणे में जितने भी इस विषय में काम करने वाली संस्था है उसमें स्वरूप बंदी का नाम सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि किसी के पास से संस्था पैसे लेती नहीं। लगभग जितने भी प्रकल्प चलते हैं पैसा न लेते हुए चलते हैं, क्योंकि काम जिनके लिए करना है वो अंतिम छोरी का व्यक्ति है, उसके पास से पैसे न लेते हुए उसे आगे लाना है। तो स्पर्धा परीक्षा केंद्र भी आगे बढ़ रहा है। शहर की बस्ती में मेधावी छात्रों के लिए तो शाखा शुरू हुई, लेकिन बस्ती के बच्चे संख्या बहुत बड़ी है और वहां स्कूल ड्रॉप आउट का प्रमाण सबसे ज्यादा रहता है। 7वीं या 8वीं कक्षा में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे
ज्यादा है और लड़कियों को जाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि उनकी जल्दी से जल्दी शादी करना माता पिता चाहते हैं। उसके कारण बस्ती की समस्या अलग बन जाती है। घर छोड़कर भागकर शादी करने वाली लड़कियां रहती है, उनको फंसाने वाले रहते हैं। ड्रॉप आउट आसानी से होते हैं, लेकिन आगे चलने के रास्ता नहीं दिखता, गुनाहगारी में जाते हैं। तो ये रोकने के लिए उत्थान नाम का प्रकल्प पुणे के 32 बस्तियों में चला है, जिसमें 1000 बच्चे अभी शामिल हैं। उनका स्कूल ड्रॉप आउट न हो, 10वीं के बाद आगे का रास्ता उनको मिले, इसी विषय को लेकर उत्थान प्रकल्प काम कर 2023 में आलंद के नजदीक संस्था ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर नया बनाया है, जहां एकल माता के बच्चे, अनाथ बच्चे, ज्यादातर लड़कियां या गरीब परिवार की लड़की, जिनको 10वीं के बाद पैरामेडिकल कोर्सेस का शासन मान्य कोर्स देकर उन्हें नौकरी लगने के लिए व्यवस्था उत्पन्न की है। इस साल 100 लड़कियां उन्होंने प्रवेश लिया है, उनमें से 60 लड़कियों की निवास व्यवस्था संस्था ने की है। और 1 साल कोर्स करने के बाद इनमें से लगभग सभी को प्लेसमेंट मिलने वाली है, क्योंकि आरोग्य क्षेत्र में आवश्यकता ज्यादा है और व्यवस्था कम है, उपलब्धि कम है। इसके कारण शहर के किसी भी कोने में या किसी देहात के बच्चे को अगर आगे जाना है, तो आर्थिक कारण वो घर ना बैठे, इसके लिए संस्था काम करती है। जो दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति तक काम पहुंचे, उस दिशा में काम करने का संस्था प्रयास कर रही है। अभी इसके पश्चात जो 3 निवेदन है, वो मुख्य रूप से शोध संस्थान के संबंध में है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR के प्रारंभ में डॉक्टर R राजेश जी कर्नाटक बेंगलोर के हैं, समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर है और सामाजिक आर्थिक विषयों पर अनुसंधान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक सहभागिता का उनका व्यापक अनुभव है। वो आपका विषय को रखें। सभी को नमस्कार। This is a ICSSR sponsored project. It was a short term project. 3 साल काम करने वाला प्रोग्राम 6 महीने में करना था. It was a Herculean task, and again it was not easy. In fact, we had to collect data from 3 states, Karnataka, Rajasthan, and again West Bengal, taking into consideration 3 districts in each state, and then covering various tehsils and again villages, the most remote, the most marginalized in every sense. This was basically some sort of looking at the last person in any village or any hamlet or any agglomeration. So we wanted so in terms of how people are getting acquainted with this financial literacy. Jan Dhan Yojana, basically it was a financial literacy where cards were given, zero bank account was given, and then it had lots of various other facilities. We just wanted to check out how much it is reaching the last person. So in that process, we just want to look into the statistics which are also available on the internet. Jan Dhan Yojana की website में भी मिल जाएगा आपको. Next slide. Then these are all the important factors which we wanted to look in terms of this project. That is basically effectiveness, transformative impact, persons with disability, digital empowerment, accessibility features, that is in terms of financial aspects, direct benefit transfers, and also banking correspondents, that is the person who helps them to get the money, whatever may be the money, but it's whether 500 rupees or 1000 rupees, whatever it might be, whatever the government, whichever the government was giving it to the marginalized people, whether it was reaching it properly through the proper mechanism or not. So this wanted to check out all these things, and this is what the methodology I just mentioned. Next slide, please. And all these states had different parameters. The conditions were different, contexts were different, governments were different. They were not all similar governments when this was implemented. Next slide, please. So as a result, there are different districts which had different mechanisms. How they were working. Next slide, please.
So we wanted to check out in terms of whether this Sarvodaya concept has it really reached the Antyodaya. That is the last person in every marginalized section, whether it is gender, or can we call it as in terms of caste factor, or we can call it in terms of the location, urban or rural or village or whatever it might be, or even tribal factor. So taking all these factors, there are so many challenges with this particular program, how it has reached with a large mission and mechanism, how it has gone. So we want to check out how this has reached, that is in terms of women centric, because invariably prior to this particular program, women were literally kept out. 99% of the women were kept out of the banking systems. They did not know what is banking. They had not even gone to the bank. They had not even corresponded with any of these kind of things. But this program had made literally 90% of the women to be financially literate. They were operating banks and various other things. Now, the question comes in here is this particular case study. I'm just going by case studies. No, these are all the project related factors, but now I'm going by case studies, which are slightly very, very interesting, but at the same time, it is heart throbbing. You can look at this person who is physically challenged. Mother is a widow, staying outside the village premises because she is a scheduled caste, has a son who is physically challenged, does not have anything to earn. Invariably, she was begging to live. Now, because of this particular program, the money is coming to our account every month, and then she is able to take this physically challenged person to check medically at times without asking any money from anybody. And this was her self-respect. She said that this has changed my lifestyle. More importantly, it has given me a self-respect. And more importantly, I have stopped begging. Now, this is the transformation that this particular program has brought in, and that is where this direct benefit transfer has made a different transformation altogether. So like this, we can go on several case studies which says that different programs in different states for widow, women, challenge, and various kind of schemes are there. And there are various types of religious in terms of minorities where this person particularly was not willing to talk to us. This was right now in terms of Murshidabad. This was a Muslim dominated place, and he was slightly reluctant to talk in terms of everybody is a Muslim dominated area. And again, he was not willing to communicate all these things because somebody is going to observe and again I will get into trouble. So lots of sensitivities are there in every place, and but still this program has reached different people in different locations. So this lady again started her own business and again getting into those particular programs. Again, physically challenged. There are two different case studies in different places. Next slide, please. Next slide. So all these case studies basically indicate in terms of how differently challenged people have benefited out of these kind of DBTs in various cases. Now the point here that we need to look in terms of is how different mechanisms have worked to see that not just one program, but again, a complex program has tried to reach the last person. But now the point that we are trying to look in terms of is it this kind of a model coming from the West or Europe or any of the model, or these are the models that we have evolved? Just in the morning, we had a reference to Newton's third law. Every action has an opposite and equal reaction. I have one point if somebody is there from science or physics background. Is it true that every action has an opposite equal reaction? सभी ने कैरम खेला होगा शायद. If you put the carom board, the pawn, if you strike it to the another pawn, is it just going to hit particular pawn and come back, or is it going to talk to all other pawns and then come back? So every action in social life has not just opposite and equal reaction; it has multiple reactions. No, we have not refuted Newton so far, because we have just forced to understand the theories that comes from anywhere is the final ultimate theory. Our knowledge has not looked into various other times of how our local knowledges have not been brought to theoretical framework. The theories has to come from somewhere else, and then we are only to mug up and reproduce them. हमारे गांव में बहुत सारे मुहावरे हैं, कहावतें हैं. How do they come into picture? They are all from experiences. They are all from our own life realities. And every theory is basically based on experiences, facts, and again figures. And these facts of what we are using on everyday basis, muhavre,
We have never borrowed it and again tried to give it a theoretical framework, because theory has to be a macro, not a small models. There are several models on everyday basis in every village, and we have not tried to bring it down. All those models can be brought out and again to a different level altogether. If only we try to see. There are several cases. I'm really interested to listen to everybody where everybody is experimenting, but it's not documented. It's not scaled up to the last level, and again trying to give global picture altogether. So we need to work more on documentation also to get to the lower level. And in these kind of things, we have lots of data. So this has resulted into various types of mechanisms. With these words, I'll stop here. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर राजेश जी। अभी डॉक्टर रविंद्र कुमार, आप भी कर्नाटक से ही हैं। तुमकुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के आप प्रोफेसर है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप विषय। Respected Chairman, ladies and gentlemen, I'm quite happy to deliver my presentation on digital banking. Digital banking, one of the major flagship program initiated in the year 2017. It has been emerged as a critical tool for financial inclusion, aligning with the Digital India agenda and promoting inclusive growth. Next slide, please. How does it operate? That matters a lot. ये कैसा बना सकता है? That will be the major crucial part when it comes to literacy. Electronic platforms, anytime banking, we have the number of facilities like UPI, other enabled services, mobile internet banking services, and cost efficiency. Next, please. Again. How this kind of concept has been coined, the one thing we have to identify, सवाल तो बहुत है. Research problems and gaps have identified. Limited district levels, empirical studies in Karnataka. Though we do say that Karnataka has emerged as one of the largest per capita income in India, one of the Silicon Valley of India. But still we do find that the literacy level with regard to digital money still lacking among the people, particularly in the rural side. The research framework, which is most significant when you develop the research oriented activity, because this concept has been developed and framed and designed and executed under the direction of ICSSR. The thing is, the major framework is review the digital banking modes in Karnataka, examine the relationship between digital banking and rural households, analyze the impact of digital banking on transactions, consumption, and health and livelihood, identify the challenges and policy measures. The study area, which was designed and identified in two districts in Karnataka. One is Raichur districts in Karnataka, another one is Uttar Karnataka. This was selected based on the justification given by the IMF and the RBI. Research hypothesis, next, again. The methodology, no doubt, multi-stage stratified sampling, 480 rural households across both districts in Raichur and Karnataka were identified. Primary data were collected, secondary data were identified. See, some of the case studies have been identified, explored during the study, where exploring the transformative initiative across Raichur and Uttarakhand districts that bridges the financial inclusion gap through ICT. We call that information, communication, and technology, literacy programs, and targeted government schemes. Empowerment, which was identified, Sabalikaran Hua, digital literacy success in Raichur, one of the underprivileged areas in Karnataka, highest and lowest, the kind of literacy level. The literacy level was found to be very lower in Karnataka. This is the Raichur, where address the awareness gap led to significant increase in digital banking adoptions. Success factor including community engagement and hands-on training approaches. We identified the self-help groups and community approach programs were
they were played a major role in promoting and facilitating the digital banking operations. Women leading financial changes through MG Narega. Now we do not have MG Narega, though the rural women have become the active digital banking participants, demonstrating measurable socio-economic impact and setting models for a gender-inclusive financial improvement. The third important to identify the case study is tech-savvy farmers. This is a significant one. Tech-savvy. We call that highly. Are they able to access the digital concepts? डिजिटल एग्री पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर्स खेती में अभी वो प्रोडक्शन कितना होता है प्रोडक्टिविटी और प्राइस कीमत कितना है वो व्हेन दे ग्रो maize or rice or some other crops they do not have much knowledge about the marketing of the agriculture producers so they will come to know through app so that always bridges the divides infrastructure insurance and healthcare access this is the areas we have to identify the impact and significance of digital banking on the infrastructure areas district level adopt Uttara Kannada shows that variation in digital packaging tailored location specific strategies Aadhaar enabled systems payment infrastructure has dramatically advanced financial inclusion through demographic specific challenges and PMG, Prime Minister, Development Financial Literacy, that successfully bridges the awareness gap in Uttar Kannada with measurable improvements in financial knowledge and banking participations and expanded the protection and access. See, the most important is the unko kya chahiye, lekin financial protection and insurance facilities. See, when they grow number of the crops, they are not sure that whether they get better price or not. Whether because they get into number of diseases बहुत disease तो होता है farmers level में so this particularly self-help groups and banking linkages healthcare digital interaction which is very much needed health insurance programs not only for the human being but also the animals and the agriculture crops later please again see this is the data oriented concept 80.4% of the Raichur districts have enjoyed household digital banking services 77.5% of Uttarakhand districts and household reported digital adoption scheme they have benefited a lot next please usage patterns, primary platforms like UPI, ATM services, other banking services, and common transactions. The purpose of using the cash withdrawal, fund transfers, bill payments, digital purchase. Earlier, this kind of operation was not prevalent among the people in Raichur and Uttar Kannada in Karnataka. Next, please. Awareness and satisfaction level. See, high awareness strong people in Uttar Kannada and other states, they have a huge knowledge about the UPI and API and ATM facilities and key information is available. Banking officials, common services, overall satisfaction has been improved. Again, please. See, now most important aspect is I do not take much time. I'll take only 2-3 minutes. The most important is financial inclusion are taking place or not through the role of digital banking the impact of financial behavior and inclusions, improved access to banking services and financial literacy among the previously underbanked populations. See, those areas which have not undergone populations and direct benefit access, expanded financial services. Next, please. See, this is most important. See, there must be some parameters. We cannot say financial inclusion has been, one cannot blindly say that the financial inclusion has been taken place. इसके लिए क्या कुछ तो parameter चाहिए. We call that savings have improved or not. See, savings, income transformation. See, home banks, post office, Raichur, and chit funds. See, the number of chit funds have come down. Post office banks and home banks have improved in both areas, Uttar Kannada and other districts. Next, please. See, investment behavior. So when they save the money, or where they invest their money, पे पैसे बनाया आप कहाँ पे रखता है? This is the most important parts. See, investment behavior. See, agriculture purpose, 29%. Agriculture extension. See, most important is, are they improving the agriculture? खेती में कुछ विस्तरण बनाते हैं और नहीं? That's the most important aspects. See, 28%. And digital investment willingness, 75%. And changed patterns. Next, please. Consumption. See, when they earn money, they invest money. Where they invest? कहाँ पे invest करता है उन लोग? Most important. See, we cannot say financial inclusion taking place. Where they invest? See, they invest in, see, most important is the, what you call consumption behavior, showing 82% in taste and preferences have changed. See, rural side, the taste preferences have been changed. उनका taste तो और preference तो बहुत बदल गई है because of digital banking operations.
and both digital purchasing aspects. See, this is what you call, particularly in the food pattern, changes knowledge. Next, please. You cannot say most important, but still we do सवाल तो बहुत है. We can't tell. There are a number of challenges like digital illiteracy among the elders, inadequate connectivity in infrastructure, bank staff workload. Because many times bank people they do not respond positively when people are approaching the banks. Cyber security concerns and fraud fears. Today we know that fraudsters are very creating more panic among the people in the, not only in the urban side but on the rural side. And most suggestions are required. Regular village meet is required. Rural internet connectivity and expanded of role of customer services, women-centric initiatives, SHGC platforms, collaborations. So the conclusion and future direction, digital banking has emerged a major role. It has remained more progressive and highly positive and initiative-oriented programs. Still, there is a scope for improvement. Longitudinal importance, gender-specific analysis, youth-focused investigations, and comparative multi-state research programs can be initiated at the very different levels. Okay, please. मला भरपूर खुशी वाटला. धन्यवाद. Thank you. डॉक्टर महेश्वर सेठी जी, आप उड़ीसा से हैं. 2016 से आप बेरहामपुर विश्वविद्यालय में वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर हैं. उन्हें पॉस्को फेलोशिप, चक्रधर पुरस्कार, मनुभाई एम शाह शोध पुरस्कार मिल चुके हैं और कई वाणिज्य संस्थाओं में के वे आजीवन सदस्य. Namaskar everyone. I am Dr. Maheshwar Sethi, along with my co-PD Dr. Chandra Prasad Das, has undertaken this study. The study is about financial inclusion and financial resilience of marine fishermen. Before delving into the discussion, let me highlight some of the plights that the fishermen community are facing. Again, the question arises why I have chosen this topic and how I did this research on this topic, because I belong to a coastal district where the concentration of the marine fishermen are massive. And so far as the one of the report being published by OECD that come to my mind that from among the marginalized community, 1/3 of the population have savings that can last for only 1 week. It means if something happens for more than 1 week, they may be unable to meet their daily expenses. As a result, their financial capability and resiliency will be destroyed. So both the two things, my proximity to the fisherman community as well as the report, that convinced me to go for undertaking this research. And again, that why Odisha? Because Odisha holds a significance in terms of the contribution to the Indian economy. That the Odisha holds a 480 kilometers of coastal line, representing 6% of the total coastline of India. And Odisha is the sixth largest fish producing economy. And as far as its export contribution to the export is concerned, it starts around 92,000 metric ton of export, particularly to US, European Union, Japan, Vietnam, Russia, and there are around 1,15,228 families with a member more around 6 lakhs family members. So these are the highlights through which we can know what is the importance of marine fishermen living in coastal Odisha so far as their resilience and inclusion is concerned. So I have undertaken this study taking the sample from 6 coastal districts. It means all the 6 coastal districts from the Odisha state. And in that study, we have taken 1,105 respondents and we have collected the data through questionnaire survey and through a focused discussion method. So these are the key findings that 78.9% of access, it means the access to the financial services has been improved and leading to a 1.9x times of income stability, because we are talking about how they can bring resiliency. So the stability is highly essential and it has been improved to the times of 1.9. And there is a debt reduction, because debt is a significant factor that driving their resiliency, because
one particular thing happened is that they, because of in the absence of financial inclusion, they used to depend upon the local money lenders, and with a higher interest rate that drag down their financial stability. And also the in terms of that, at the outset we I told you that they lack savings that can last for more than 1 week. Now after that financial inclusion, their savings has gone up to 47,000 per annum. So there is a significant improvement in terms of the effect of financial inclusion upon the resilience. So that it is very pertinent to connect how this Antardaya is in action so far as the marine fishermen is concerned, because their savings has been enhanced and they have been freed from the cycle of poverty arising from their dependency upon the local money lenders, and they have access to credit, their bank loan, everything they have also increased. They are also very much keen in their managing the expenses, and they are also very keen in managing their shortfalls. And overall we can say that the financial inclusion has led to, because why I'm telling this, because we told that there are the four numbers I told you, but what is the narrative behind this number? And in terms of their resilience, how this the approach is working, because the core principle is targeting the poorest, and the marginalized fisher folks, and emphasizing the people's participation in decentralized governance and institutional arrangements so far as the connection between the fishermen and the commercial banks and the regional rural banks is concerned, that is giving rise to the inclusion and access. And another thing is that the aligning Odisha's rural credit expansion fisheries modernization, because Odisha government as well as the government of India also taking a lot of initiative to modernize the fishing in terms of their motorization and mechanization of the boating boats and everything that can enhance their income. So for in that direction also, there is a very good link with their resilience. So actually the financial inclusion led to the financial resilience. But what is the model behind this? Because the financial assistance to the extent of 6 lakhs is being given for modernizing the fishing boats and everything. And there also special emphasis on ACST and more marginalized communities, those who can get benefited out of that. And the transparency in terms of the direct benefit transfer, and also 1,000 plus vessels equipped with modern gears and others. And the access has also been increased. And in terms of technology, now the technology in the application, the vessel monitoring system, they're also getting prior signal in terms of their access to the sea during the difficult time like storm and cyclone. And they're also marine advisory, and also Sagar Mitra program, which is very much essential for sustainable marine fishing, because big trawlers are working in that areas, leading to a lot of reduction in the fish catch. That is why also that Sagar Mitra is running in that direction. And the community based diversification like fishery cooperatives and financial stability, alternative livelihood, like one of the significant problem that I want to highlight, there are 3 months of fishing ban from April to June. As a result, their livelihood very precarious, and during that point of time, they are migrated to different places. So there are also requirement of livelihood diversification. At that time, they can depend upon other activities so that to sustain their life for that 3 months. And microfinance and savings also has been increased. And when we surveyed from the ground, there is a lot of suggestions from the policy perspective, that overfishing from the big fishers also creating a lot of difficulties for the artisan fishermen as a result, because they are fishing in small boats and they are coming in trawlers and big machines. As a result, their participation in the overall fishing also getting reduced. And lack of harbor, because you know that in difficult time when the sea is not peaceful, and venturing into the sea also requires a stable motion of the water, and because of lack of harbor also they are getting difficulties in accessing the sea during cyclones. And lack of a Matsya Bima, because that suggestion they have given, that Matsya Bima is given for the head of the family, but so far as their other family members are concerned, they are not being covered within that purview. As it is also one of the important factor, because they are getting um, uh, physically they are being challenged sometimes because of capsizing of the boats and other things. So that is also not being covered. And also minimal fishing ban. I was telling that only 15,000 of financial assistance be given for 3 months, which is very insufficient to manage their livelihood. And the low pricing of the cash is because of the presence of middlemen.
So they could have been more integrated to the direct market so that they can leverage it better. And there are certain policy inside through which that we can move ahead, thus we can defend the strength of financial inclusion and also heighten the level of resilience. And decentralized governance also required, it should be given to the local community. They should be given priority for managing the fishing resources from the sea, and integrated development like integrating the rural and with the urban amenities that can give rise another point of development. So holistic financial schemes that combining support capacity building program also required. Transparent and monitoring also highly essential for them as far as their local disadvantage is concerned. And also the proven under the impact, how we are reaching them also much more impact assessment is also highly essential. And scalable in interventions. Now they are resilience has been improved. So what can be done to strengthen it further? That is also another point of contention. So these are the research findings that we have summed up together here. Also, I am very much thankful to Rambhao Prabandhini and the ICSR for sponsoring the project, and as a result, we could be able to put forth our research finding. Thank you, everybody. सभी को धन्यवाद। हमारे पास 15 मिनट तो लगभग है ही समय के अनुसार, 5-10 मिनट और भी आपके सबके अनुमति से बढ़ा सकते हैं। तो मैं सबके लिए तुरंत खुला करता हूं कि इस संबंध में जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं, किसी को जो शोध प्रबंध के संबंध में 3 लोगों ने विषय रखे उनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं, या अन्य भी सुबह के सत्र में 2:30 बजे से 4 बजे के सत्र में भी कुछ निवेदन हुए, तो वे भी यहाँ पर उपस्थित है। तो मुझे लगता है मैं मंच खुला करता हूँ सबके लिए, यहाँ पर रखा हूँ। शुरू करिए कोई भी, क्योंकि एक तरफी हो रहा था ऐसा बहुत लोगों का कहना था, वन वे हो रहा है, तो सब लोग शुरू कर सकते हैं। Hello, respected chairperson and dignitaries. PMJDY के बारे में अभी बेंगलुरु से डॉक्टर राजेश जी ने जो ग्राउंड रियलिटी रखी है उसके बारे में व्हाट अबाउट फीडबैक प्रोसेस, इसका जो फीडबैक है इसके बारे में कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स है। संबंध में कुछ और? हाँ, माइक ली। धन्यवाद। एकात्म मानव दर्शन ये जो थीसिस है दीनदयाल जी का, उसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स ऐसी है कि जो बहुत डिफिकल्ट है, सामान्य वाचक को उसको समझने में कठिनाई आ सकती है। ऐसी 2 सवा 2 से संकल्पना हमने ढूंढ के निकाली और उसका एक ग्लॉसरी बनाया है, एक डिक्शनरी बनाया है। ये वही किताब है। It is a dictionary of Ekat Manav Darshan glossary of concepts. We have identified nearly 250 concepts which are very difficult to understand for common reader, and we have explained them in detail with due references, so that any Tom, Dick and Harry who wants to understand the very concept of Ekat Manav Darshan can easily make through this particular thing. This idea came to me because I was a promoter of this particular concept, particular idea, and I have done a lot of homework in this particular respect.
And with the help of nearly 25 to 30 scholars from all over Maharashtra and India, we have distributed these concepts to different scholars under the headings of polity, economy, society, dharma, religion, sanskriti, and all others. Because those concepts are related to these areas of knowledge. And accordingly, we have brought out this particular book. This idea came to me because some 25, 50 years ago, I came across a dictionary of Marxist thought by Botmore. बॉटमोर एक बड़े कम्युनिस्ट थिंकर थे. उन्होंने विश्व के 80 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के सहकार्य से डिक्शनरी ऑफ मार्क्सिस्ट थॉट एक किताब निकाली है, जिसमें nearly 500 concepts are explained in detail about the Marxism. So it struck me that we should have the similar directory or dictionary in relation to Ekatma Manodarshan also. So I appeal to all those readers who really and genuinely want to understand the basic concept of what Deen Dayal ji has said, should try to understand those concepts through this type of book. This book is available in the book exhibition that is present over here. Thank you. You have the same question for me? Okay. थैंक यू. आपने जो कॉन्टेक्स्ट रखा उसके बारे में ही पूछना था, क्योंकि मैं एक बैंकर हूँ, तो मुझे जनधन के आफ्टर इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स भी पता है. तो पूछना ये था, जो हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो कि वहाँ पे पैसे जमा होते हैं, उनका जो यूज है वो बैंकर्स ने करना या फिर उन्होंने बताना उनको कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये आइडियल सिचुएशन है. क्योंकि उनको नहीं पता कि मेरे पास 50,000 है तो मैं क्या करूं, तो बैंकर्स ने उनको अवेयर करना, ये एक बात है. तो इसके बारे में भी आपने उनसे कुछ पूछा या फिर कुछ आपको पता चला या फिर है? क्योंकि जो जनधन के बारे में हमने जब उनको अवेयर करने की कोशिश की या फिर जो फंड्स है, तो उनका जो रिएक्शन था या फिर उनकी जो कंसेप्ट है, यानी उनको एक अलग लेवल पे ले जाना, जो अब जो इनकम लेवल है वो बढ़ाना, या फिर सोशल सिक्योरिटी एंगल जो भी है वो बाद में वो आया, तो फिर उसके बारे में भी जानना चाहूंगा. हरियाणा के ताऊ जी हैं क्या? नहीं, अच्छा Coming down to the first question regarding the feedback. Definitely, sir. In fact, we have collected data from 2,700 respondents from 3 different states and 300 case studies. Alag alag hai. In fact, it has not reached the transgender in totality. The main problem with the transgender reaching is they don't have an Aadhaar card. The identity of migration, identity in terms of which gender you have, there are still lots of gaps in the Aadhaar card itself. It has not reached. Even otherwise, apart from transgender, there are almost like, when we conducted data from our sample, there was a 5% gap, in the sense it has not reached everybody. That is because the people who had to get into the real field, they have not got into the real field. They have not gone to the remotest possible. There are lots of practical difficulties and other things. Those things are still there. But when we try to see how it has really worked, I had been to one of the tribal places where I was asking whether this particular scheme was helpful for them. In fact, one of the tribal persons, which I showed the photo also, he said that he has taken initiative, that he has also spread out that particular program with everybody else. Interestingly, I asked the question with him again that you have got the money, and the money, it was due to you, it has come to your bank account, and because of that you have also changed your house also. Lifestyle has changed. What is your payback to the system?
That was not the part of the questionnaire, but again, I asked this question. Also in the report, I was also trying to put in, but again, other colleagues were also reluctant because it's not collected, don't put it. But the question was, he was doing as a payback by saying that I am cleaning my surroundings and I'm asking everybody to pay back by cleaning the surroundings. Point number one. Point number two, he said that I'm planting saplings on a daily basis, and this is my small contribution back to the society or back to the system. See, it's not that everybody is only taking one way. My thought was only that government is giving and people are taking. There are already people giving back in different forms. So this was one small component which I observed and also I put it here. But still, it's not just one dimension of financial aspect. There are a multiple package that comes out with this financial literacy and also institutionalization and all these things. It gives you self-respect, it gives you identity, it gives you some sort of freedom, it gives you many things as a package, especially for women who are never a part of the system and they are now a part of larger system, which gives freedom from their own family member, from their own husband, from their own, and it is whatever it might be, 500 rupees or 100 rupees, whatever it might be, it is their money. And the kind of proud that one they feel, it's unexplicable and it cannot be explained in words. And you should see the faces when I ask this question and the kind of expression. I have some videos, but I could not show it here. That that feeling itself is totally different. And it's not that it's happening in one day. It has taken ages, and also this mechanism has brought out a lot of different things. It's a real different emancipation altogether. Coming down to your banking dimension, definitely, sir. Jandan Yojana was a overload to all bankers. Most of the bankers, managers have, I shouldn't be using the word, they have cursed the system. Because it is not just the 10 to 5 work. In fact, they had to work beyond banking hours. They had to reach out the people who are not coming to the bank, those who are kept away from the bank. It was not just overload, it was totally a different line altogether. But the challenge was not just depositing the amount, and not only in terms of DBTs coming to the account, how to maintain that. That was the first phase, to make them a part of the banking system. But then giving them different loans, seeing that the money is saved, and again seeing that the money grows was a different challenge altogether, which was not a part of earlier JDY, that is Prime Minister Jandan Yojana, but it was a part of later system where they wanted them to become a part of a different ecosystem altogether. In some cases, it has become a success. In some cases, it has not become a success, because it all depends in terms of how do you earn money. Now here, it's not just the banking. There are other people who have to tell them that how to earn money from your own resources, what you have. So that ecosystem is slowly built in, and that is probably will come in over a period of time. It's not one day's job. And then everybody had to sweat, and then it's, thank you very much, sir. Thank you very much. Namaskar. Myself is Dr. Dilip Patil, Principal at NKT College, Thane. Just to your question, what you were talking about the banking. I think we need the bank managers like Shah Rukh Khan, who was in that serial. He was having that serial. He recovered the SBI loan from that tractor wall. Okay. This Ekatmata, what I am going to talk is some completely different from this one. When I have been recommended for this particular session, Ekatmata Shibir, I am looking something for the youth over here. And since the morning, everything was on the Antodaya, reaching out to the last person. And being an academician, I am trying to reaching out the last bench of the bencher of my student. And therefore, what I was looking in this whole session, today's session, what is there in for my students, okay, but I could not find, therefore I said ki, let me put my points over here. um, so when we talk about the Vikasit Bharat, and we just cannot ignore the youth in that Vikasit Bharat, because we all are talking about the measures what to be done. I always talk about the preventive measures, right? Okay, so if if we can just educate our youth and make them concerned citizen, right? Okay, then many of the problem of the society will be sorted out. This is what I believe, and this what is required for the youth is that they should be known the history. Okay, if I take the small example that
My name is Dilip Murlidhar Sona Kautik Atmaram Tapiram Krishna Lakshman. Okay. So I know this one. And if my son doesn't know beyond my father, then it is my mistake. Okay. And so if our youth do not know anything beyond Mahatma Gandhi or Pandit Jawaharlal Nehru, they don't know about Rushi and etc., then it's somewhere we generation has to answer for that one. And therefore, in our education system, there should I strongly recommend that we should take back the students to old history, how our history, when in the history we learn that, we read that भारत एक सोने की चिड़िया थी. अगर भारत एक सोने की चिड़िया थी तो कहाँ गई और क्यों गई? Okay, that's something we should talk about. We always talk about the freedom struggle, how we got the freedom. Okay, but we never taught the students, we are not talking to the children, हम पारतंत्र में कैसे गए. Okay, वो हमारा इतिहास कभी बताता नहीं है. और ये हमारा दायित्व है. We teachers, we generation, we need to tell them. Okay. Another thing what I want that the students should have those three qualities. I'll say that H, S, and C. Okay, I mean health. Agar our youth are not fit, then we cannot dream of the Vikasit Bharat. I see today that 1 kilometer also the children are not able to walk. Okay, and it's just difficult how we can visualize the Vikasit Bharat on that. Only on the brain power we cannot have the Vikasit Bharat. So health point. Second thing that the knowledge or skill. We are always talking about the knowledge. We are not talking about the skill. Okay. आम्ही जे त्यांना सगळं माहिती आहे किंवा झोमॅटोवरून हे मागवायचं ते मागवायचं, पण त्याला स्वतःचा चहा जर एक कप करता आला येत नसेल तर तो काहीच कामचा नाही. म्हणजे वी आर नॉट टीचिंग देम दॅट स्किल. म्हणजे जी मला वाटतं मध्ये कुठेतरी व्हिडिओ बघितला की महाराष्ट्रामध्ये एक शाळा आहे कुठली तरी, ती भाकरी करायला शिकवते विद्यार्थ्यांना, असं काहीतरी व्हिडिओ आला होता. तो अवर चिल्ड्रन शुड बी एबल टू make their food as well as earn their food. This is one thing. Second point. And third one is that the character. Okay, the character of the children. And we are always complaining that the character of the children is deteriorating. I mean, they don't have the respect about the elders. They don't have the respect about the resources. Okay, all that thing. When they left the tap open, or when they uh, use the resources just very easily, casually, when they give me the application for some duplicate iCoder, etc., they come with the 2 pages. Okay, I mean, this is, yeah, I'm just winding up. So my saying is that it's our responsibility, our generation, is that these things H, S, and C should be given to the children. Otherwise, we only will be answerable for all these things. This was not there any of the program for 2 days, and therefore I said I must speak over here for that one. Thank you. ठीक है. नहीं, ये विषय छोड़ के थोड़ा नहीं, वो किताब के बारे में हो गया अत्रे जी क्या? हाँ. नमस्कार सभी को. मेरा नाम यशोवर्धन तिवारी है. मैं ऋषिवड यूनिवर्सिटी सोनीपत से आया हूँ. तो मेरा सौभाग्य है कि यहाँ इस वर्कशॉप के लिए मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. जितने भी आज विषय रखे गए हैं और जो कुछ भी आज अलग अलग जो भी काम चल रहे हैं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो they are simply brilliant. मतलब obviously it's a lot of work that is being done. But मेरा question थोड़ा हटके है. It's different from the action part of integral humanism. My question is, how are we planning
to further the work of integral humanism in the field of political theory. So I, as a young academician, am posing this question before all the seniors who are present here, who are, who have been literally living the idea of integral humanism in the practical world, in the sphere of action for past so many years, that how do we as political theorists, as students of political science, how do we also further the work of integral humanism, particularly in political theory, in terms of developing the idea of इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इंटेलेक्चुअली. सो सरल एकदम सिंपली अगर मैं इसको इस प्रश्न को आपके सामने रखना चाहूँ तो उसका अर्थ ये है कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे आज भी इतने सालों बाद अगर कोई ये बोले कि भाई हमें कोई बहुत अच्छी एकेडमिक किताबें पढ़नी है, तो 8-10 किताबों से ज्यादा हम नहीं गिना पाएंगे. मार्क्सिज्म पे अगर आप बोलेंगे तो आपको मैं हजारों किताबें गिना सकता हूँ. तो मेरा प्रश्न ये है कि हम इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पे एकेडमिक किताबें पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की कैसे डेवलप कर सकते हैं. उसके लिए अगर कोई भी सीनियर्स गाइड करना चाहें तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूं. तो समय हो गया है, इसलिए इस चर्चा को हम यहाँ रोकेंगे. जैसा आपने भी ऋषि ने, हाँ, इन्होंने भी जो एक हम सबके सामने एक क्वेश्चन उपस्थित किया है, ऐसे अनेक विषय है जिसकी चर्चा हम अनौपचारिक रूप से भी कर सकते हैं और शायद अपने समापन के सत्र में, उसके पूर्व के सत्र में इसका उल्लेख भी होगा. इस सारे बिंदुओं को आयोजकों ने लिख कर रखे हैं, वो अपने संयोजकों के पास हम पहुंचा देंगे. जैसे सुबह के और अभी के सत्र में थोड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह इस प्रकार के जो विषय आए हैं और साहित्य का भी विषय आया है, तो प्रत्यक्ष धरातल पर कृति भी है और उसके लिए पॉलिसी डिसीजन है और पॉलिसी के लिए जो शोध अध्ययन है, ये सभी बातें इस अंत्योदय के लिए निश्चित आवश्यक है. मतलब ऐसे ये सुनते समय मुझे याद आया कि इसके पूर्व सत्र में हर्ष जी जब वो एनसीएसटी के चेयरमैन थे, उस समय उन्होंने एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था. पूरे ग्रामीण जनजाति क्षेत्र के लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ कहां तक पहुंचता है. तब धड़गांव के मूलगी में से ऑनलाइन उन्होंने दिल्ली के, क्योंकि आ नहीं सकते थे, सबको बुला नहीं सकते थे, लेकिन आज की जो टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने विषय रखा कि हमको वन अधिकार कानून के तहत इंडिविजुअल राइट के पट्टे मिले हैं, लेकिन कृषि सम्मान निधि 6,000 रुपए नहीं मिलता. उस समय वहां रिजर्व बैंक की जो डिप्यूटी मैनेजर वहां बैठी थी, नाम बोला, उन्होंने बोला एक ऐसे संभव है जिनको जिनको खेती है, जिसके नाम का पट्टा है, उनको तो मिलना चाहिए. लेकिन वहां के कलेक्टर ने बताया कि ऐसी कोई योजना हम तक आई नहीं. वो दिल्ली के मीटिंग में चर्चा हुई और 1 महीने के अंदर उन्होंने सब जगह इसकी सारे इस प्रश्न को हल किया और हजारों लाखों लोग जो देश में जिनको इंडिविजुअल राइट के पट्टे मिले थे, उनको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिलता गया. तो इस प्रकार से कुछ जो निचले स्तर की व्यक्ति है, मतलब जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उनका सुनने की व्यवस्था भी इसके लिए करने की आवश्यकता है. एक शोध संस्थान हम करते उस समय भी किस प्रकार से शोध हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी भी इसकी एक अलग ढंग से हमको करने की आवश्यकता ऐसा लगता है. और जैसे कुछ बताया कि समस्या देखने के बाद वहां जाना, लेकिन किसी ने बात भी किया कि समस्या निर्माण ही न हो इसलिए पहुंचना. तो मुझे याद है कि महाराष्ट्र में ही मोखाड़ा तहसील में एक देवबांध प्रकल्प है, माननीय मोरोपंत जी ने वहां जब शुरू किया था, तब उन्होंने कहा कि यहाँ एक भी ईसाई आया नहीं, यहाँ कोई कम्युनिस्ट नक्सलवाद नहीं है, एकदम प्लेन है, वही हम पहले काम शुरू करें ताकि वहां दूसरी कोई समस्या ना है. वो जनजाति क्षेत्र ही है, दुर्गम क्षेत्र भी है, आर्थिक दुर्बल भी है, उसका लाभ कोई अन्य ना ले, वहां हम प्रारंभ में काम करें.
तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अनेक विषय हम इनको जोड़ सकते हैं। और एक विषय केवल मन में आया कि कुछ हमने ऐसे उदाहरण जैसे स्वरूप वर्धिनी का सुना, शिवगंगा का सुना, तो एक भौगोलिक क्षेत्र है जैसे झुग्गी झोपड़ी है या झाबुआ अलीराजपुर का जिला है, तो ऐसे एक भौगोलिक क्षेत्र चयन करके कहीं शिक्षा का भी आवश्यकता है, वहाँ स्किल डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है, वहां से पलायन भी के कुछ विषय हो सकते हैं। तो क्या हम अलग अलग अपनी अपनी एक्सपर्टाइज जरूर है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र में काम करने वाले मिलकर हम वहां का नीड बेस्ड कोई ऐसा एक होलिस्टिक प्लान बना सकते हैं क्या, कि जिसमें अन्य समाज का भी एक योगदान वहां हो सकता है और उस समाज को जैसे हम संगठित भी करें, समरसता का भाव भी निर्माण करें, आर्थिक उन्नति समृद्धि आने के पश्चात भी जो देशभक्ति का, समाज भक्ति का, समरसता का भाव भी बना रहे, ऐसे अलग अलग प्रकार का कार्य करना होगा। तो ये मिलकर हम कर सकते हैं क्या, इस पर भी हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग जरूर विचार करें। इतनी बात कहते हुए इस अभी सत्र को मैं मेरी दृष्टि से पूरा करता हूँ, आगे की सूचना आयोजक हमको देंगे। नमस्ते। आप सभी के सुविधा के लिए भोजन की जो व्यवस्था है इस हॉल में जो उपस्थित है उन सब की ऊपर शबरी कक्ष है वहां पे की गई है। आप मेन बिल्डिंग से बाहर जाओगे और लेफ्ट जाओगे तो आपको वो दिख जाएगा। दूसरी सूचना ये है कि 9:30 को जो भी वॉलंटियरली कैंप फायर के लिए आना चाहते हैं वो जरूर वहां पे आए। एंड थर्ड इज जो भी महाराष्ट्र के लोग श्री प्रफुल्ल केतकर जी से मिलना चाहते हो तो वो इसी हॉल में 9:30 को उपस्थित रहे। ठीक है, धन्यवाद।